नमस्कार देवियों और सज्जनों। जैसा कि आप लोगों की बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं दद्दा उर्फ बाबा रामदास से बात करूं। हमारे दद्दा हैं, उस वक्त से हम लोगों का परिचय है जब ये बाबा रामदास नहीं हुए थे, जब ये केवल पहलवान थे, प्रशिक्षक थे। अब तो खैर और भी इन्होंने अपने कैप में कई सारे फेदर्स जोड़ लिए हैं। लेकिन फिलहाल दद्दा 10 दिनों की बिहार यात्रा से लौटे हैं। 10 क्या, ज्यादा दिनों की होगी, 15 दिनों की शायद। उस दौरान एक साक्षी भाव से इन्होंने बिहार की जनता को देखा, बिहार के चुनाव के आयामों को समझा, और इसीलिए आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या टेक अवे है बिहार के बारे में, बिहार के चुनाव के बारे में। व्यालोकवाणी पर आप सभी का स्वागत है। दद्दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आप 15 दिन करीब घूमे बिहार में और लगभग आपने एक राहुल तेजस्वी की जो यात्रा है उस टाइप की यात्रा ही कर दी। 2-3 हजार किलोमीटर तो आप घूम ही गए होंगे। क्या रहा इन 15 दिनों का मामला? बिहार से क्या टेक अवे लेके जा रहे हैं और बिहार चुनाव को लेके क्या देख पा रहे हैं? ये 3 सवालों के इर्द गिर्द आप अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए जी। देखिए, मेरा पहला जो कंक्लूजन है बिहार के बारे में कि बिहार भी जो है यूपी की तर्ज पे जातिवाद से बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ पाया है पिछले 30-40 सालों में भी। जबकि दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, परंतु बिहार में आज भी वोटिंग का पैटर्न जातिवाद पर ही निर्भर कर रहा है। किस कैंडिडेट की क्या जाति है, किस पार्टी से उसको टिकट मिला है, और वहीं से उसका पूरा उसके वोटर्स का जाति पर ही वोट पड़ेगा। इस बार भी पड़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि मैंने क्या महसूस किया कि बिहार में इस समय जातीय ध्रुवीकरण किस प्रकार है। तो ये मोटे तौर पे मान लीजिए कि सवर्ण तकरीबन सारे और बहुतायत बड़ी संख्या में, बड़ा परसेंटेज, मतलब अप टू 80-90% तक एनडीए यानी कि भाजपा और नीतीश बाबू के समर्थन में है। ओबीसी में अगर यादव्स को छोड़ दिया जाए तो ओबीसी भी सभी नीतीश बाबू के साथ खड़े दिखे, और ईबीसीज और दलितों में एक अच्छा खासा वर्ग जो है, महादलितों का जो है, वो मुसहर जो जाति है वो पूरी एचएम जीतन राम मांझी के साथ लामबंद है। बाकी काफी सारा एक दलित वर्ग जो है, पासवानों के नेता जो हैं उनके साथ खड़ा है। तो मैंने ये महसूस किया कि लालू जी सिर्फ यादवों के नेता बन के रह गए हैं। आज अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो लालू जी की पार्टी के पास यादवों के अलावा कोई डेडिकेटेड वोट बैंक नहीं है। मुसलमानों को आप उनका डेडिकेटेड वोट बैंक नहीं मान सकते। वो जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है वो लालू के साथ हैं द मोमेंट। अच्छा, दूसरी बात है कि उनका एक पुराना फीचर है कि वो आपको तब तक वोट देते हैं जब तक कि वो अपना कैंडिडेट नहीं जिता सकते। यदि वो अपना कैंडिडेट जिताने की स्थिति में है, यानी कि 50, 60, 70, 80% अगर उनकी वोटों की संख्या है किसी एक सीट पे, तो फिर वो आपको वोट नहीं देंगे। फिर वो लालू को, कांग्रेस को, किसी को वोट नहीं देंगे। वो नहीं अपना कैंडिडेट वो तो जिताया था ना दद्दा इन लोगों ने, एआईएमआईएम के 5 लोगों को, तो उसको तो आरजेडी खा गए, उसको तो आरजेडी खा गए। तो आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि मुसलमान भी डेडिकेटेड वोट नहीं है आरजेडी का, एमवाई समीकरण टूट गया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा एमवाई समीकरण टूट गया,
लालू के पास डेडिकेटेड वोट सिर्फ यादव है, जो किसी कीमत पे उसको छोड़ के नहीं जाएगा, जो उनका है, जितना है 60, 70, 80%। मुसलमान तब तक उनके साथ है जब तक मुसलमान को कोई अन्य विकल्प नहीं। अभी आप मुसलमान को, अभी आप किसी सीट पे कोई जो है वो निर्दल आके खड़ा हो जाए, प्रभावशाली लोगों को लगने लगा यार ये तो जीत रहा है, मुसलमान उसको वोट देते। मुसलमान भाजपा को या जेडीयू के भी नहीं कह मैं से, भाजपा को हराने वाले किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है, चाहे वो निर्दल ही क्यों ना हो। इसलिए वो लालू का बंधुआ वोटर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। एक होता है ना बंधुआ वोटर। और इधर कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस को शायद इल्हाम हो गया है कि मियां वोट जो है उसके पास वापस आ सकता है। शायद ये पूरी यात्रा उसी कवायद का परिणाम थी, और कहीं ना कहीं तेजस्वी ये सोच के दुबले तो नहीं हो रहे होंगे कि ये तो दांव उल्टा पड़ गया, राहुल आके पूरी लाइमलाइट भी ले गया, हमारे वोटर्स भी खींच ले गया। इसको कैसे देखा आपने? इसका कुछ विवेचना की आपने इसकी? हाँ, मैं आता हूं उस पे। मुसलमान वोटर लड़की के उस बाप की तरह है जिसके पास आप उसकी बेटी का हाथ मांगने गए हैं, तो वो सीधे पूछता है कि बेटा क्या खाते कमाते हो, मेरी बेटी को जिया लोगे, पाल लोगे, क्या करते हो? तो मुसलमान पूछता है कि मेरा वोट लेने आए हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अपना वोट बैंक क्या है? तो मुसलमान का अगर वोट चाहिए तो आपको एक अपना वोटर बेस, मतलब नींव बना के जाइए, फिर वो मुसलमान टॉपअप के रूप में आएगा। मुसलमान आपके वोट बैंक में नींव नहीं बनेगा, नींव आपके पास होनी चाहिए। आज लालू के पास यादवों का एक वो बेस वोट बैंक है 14% का, तब मुसलमान कहता हाँ 14% लेके आए हो ना। मुसलमान कांग्रेस वही बेस वोट खोज रही है जो उसको नहीं मिल रहा है। जब तक बेस वोट नहीं होगा तब तक मुसलमान कांग्रेस को नहीं अपनाएगा, ये तय है। अच्छा, दूसरी चीज है तेजस्वी। देखिए, तेजस्वी को आज से 1 साल पहले लालू जी को ये बात एकदम समझ में आ गई थी कि ये चुनाव हम बहुत बुरी तरह हार लेंगे। 1 साल पहले से ये क्लियर है लालू जी को। तो लालू जी ने कहा कि अगर ये चुनाव भी हारते हैं हम, तो काडर बहुत बुरी तरह डिमोरलाइज हो जाएगा। अच्छा, मैं यादवों की एक बड़ी साइकी, एक मनोविज्ञान है कि यादव आर नॉट वेरी गुड लूजर्स, दे आर वेरी गुड विनर्स, पर उनसे हार नहीं पचती, और बार बार हारने वाले नेता को वो पसंद नहीं करते। मैंने ये देखा है, महसूस किया है। मतलब जो उनकी बेइज्जती करा दे ना समाज में, उसको तुरंत दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। तो उनमें बड़ी निराशा थी, है बिहार में, कि तेजस्वी और लालू जो है भाजपा को कंटेन नहीं कर पा रहे। ये निराशा यूपी में भी थी, पर लोकसभा में वो निराशा का भाव मिट गया जब 37 सीट ले आए अखिलेश। अब वो चाहे जिस कारण से ले आए, पर फिलहाल वो नैराश्य नहीं है कि नहीं नहीं हमारा लड़का जो है वो जीत योगी जाएगा। को, हाँ हमारा लड़का जीत रहा है। तो बिहार में ये निराशा है यादवों में। और जैसे ही यादवों में, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि यूपी में अपनी फॉर्च्यूनर पे साइकिल का झंडा लगाने वालों ने जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, सबसे पहले साइकिल का झंडा उतारा और तुरंत भाजपा में शामिल हो गए, या कम से कम न्यूट्रल हो गए। और अगर आप पैन इंडिया अगर यादवों का पैटर्न देखें, हरियाणा के यादव कट्टर भाजपाई, गुजरात में यादवों की बहुत बड़ी बेल्ट है, कट्टर भाजपाई, महाराष्ट्र के कट्टर भाजपाई, अपना एमपी के कट्टर भाजपाई, उधर
आंध्र प्रदेश साउथ तक हैं कट्टर भाजपा। तो खाली यूपी और बिहार वाले क्यों हैं? क्योंकि सत्ता में, जिस दिन सत्ता में नहीं रहेंगे इनको भाजपा ही बनते देर नहीं लगेगी। नहीं तो बाहर के लोग तो ये भी कहते हैं, बाहर के कुछ यादवों का ये भी कहना है कि ये लोग असल यादव नहीं है, गरेड़ियां हैं, तो क्या है। खैर वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। उस विषय पर बात नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपके कंक्लूजन की तरफ बढ़े। 15 दिन करीबन 3-4 हजार किलोमीटर, इतना मान लेते हैं। मैंने शुरुआत में 2,500 कहा था, 3,000 तो आप घूमे ही होंगे, 3,000 जितना मैं मान आपका लीजिए। मैप। 15 दिन 3,000 किलोमीटर, सैकड़ों लोगों से मुलाकात, ठीक ठाक सैंपल साइज आपने भी बटोरा होगा, आपने भी किया होगा वो सब जो टीवी चैनल वाले करते हैं, मुंह में माइक ठूस के कि क्या जी, क्या किसको वोट दे रहे हो, या यूट्यूबर्स जैसे करते हैं। क्या मिजाज लगा आपको? और बिहार की ओवरऑल जो छवि आपके मन में थी, जो आप घूमे, उसमें क्या लगा कि बिहार जंगल राज में फिर जाने वाला है? क्या सीन है, कैसे देखा आपने पूरी सर यात्रा को? बिहार में मैंने यादवों से खासकर पूछा किसको वोट दोगे? लालू को, लालटेन। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो जी नीतीश की बन रही। हम वोट देंगे लालू जी को, पर सरकार ये नीतीश जी की बन रही है। ये ये थोड़ा बात उनका वोटर कह रहा है, सुनिए ना, वो कहते हैं वोट हम देंगे लालू जी को, पर सरकार नीतीश जी की बन रही है, उन्होंने मान लिया। इसकी थोड़ी व्याख्या कीजिए दादा, ऐसे नहीं होगा। मतलब इसको थोड़ा और विस्तार से हमारे दर्शकों श्रोताओं को समझाइए। संख्या देखिए, आज का आम आदमी जो है ना, सोशल मीडिया की वजह से वो पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है इसको पहचानने लगा है। एक तो लालू जी और उनके बेटे ने जिस प्रकार से राहुल जी के सामने सरेंडर किया, वो ये जानते थे कि हम ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हार का कारण ठीकरा किसके सिर पे फोड़ना है। पहली बात तो उन्होंने राहुल को कमांड देके अब की बार जब बिहार हारेंगे तो वो उसका परोक्ष रूप से ठीकरा राहुल के सिर फूटने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कारण उनके पास पहले से तैयार है। देखा, चुरा लिया वोट। हम तो पहले ही कहते थे मोदी वोट चुरा के चुनाव जीतता है, देखो बिहार भी जीत गया। तो सर लालू जी की पार्टी मान चुकी है कि नीतीश बाबू की सरकार रिपीट हो रही है। बिहार में सिर्फ एक चीज को लेके शंका है, अगला सीएम कौन होगा। एनडीए से अगला सीएम कौन होगा? जदयू से ही आएगा कोई नया चेहरा, या नीतीश बाबू ही रिपीट करेंगे, या कोई बीजेपी का नेता आएगा? इसमें तो है, ये चर्चा का विषय है बिहार में। ओ देखा जाएगा, अरे नहीं नीतीश बाबू ठीक है, अभी एक टर्म और निकाल सकते हैं, नहीं नीतीश बाबू मतलब ये चर्चा का विषय है, पर जीतेगा कौन इसमें कोई संशय नहीं। मतलब एनडीए की हैंड्स सरकार डाउन एक जीत बार रही फिर है। से बनने जा रही है। बिल्कुल, इसमें कहीं से, इसमें ये तो लालू समर्थकों को भी कहीं से कोई शंका नहीं है, मुसलमानों को भी कहीं से कोई शंका नहीं है। इस बार सरकार तो नीतीश जी के आ रही। इस बार के चुनाव में एक फैक्टर जो मुझे दिखा, पता नहीं आपने महसूस किया कि नहीं, क्योंकि मैं तो ये 6वां-7वां चुनाव देख रहा हूँ बिहार का। 2005 से तो एकदम होशमंद होके लड़ा है, लड़वाया है, जो भी किया है। तो एक पूरा जो वक्फा है उसमें मैंने देखा कि इस बार लालू फैक्टर जो नहीं है, क्योंकि लालू बीमार भी हैं और एक दिन निकले थे तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी इतनी थू-थू हुई, उनको ये भी डर है कि कहीं ये लोग फिर जेल में न डाल दें। लालू के नहीं होने का तेजस्वी को बहुत घाटा हुआ है, ये मेरी सोच है। आपकी यात्रा में इस सोच को बल मिला या बेकार बात है? कैसे, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं लालू हो के भी कुछ उखाड़ नहीं सकते थे। सर जब पीछे
कुछ बचा ही नहीं है। सच ये है कि नीतीश बाबू ने जो अम्ब्रेला तैयार की है ना सर वोटर की, पूरा गैर यादव ओबीसी, पूरा ईबीसी, पूरा दलित, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी बात नहीं है कि बिहार में मुद्दे नहीं है, बिहार में बड़े ज्वलंत विषय हैं। रोजगार और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर बिहारी एक ही बात कहता है, रोजगार रोजगार। पर वो ये भी जानता है कि इस मुद्दे का हल भी लालू के पास नहीं है, हल भी इसी नीतीश सरकार को ही खोजना है। इसलिए समस्याएं बेशक हैं, पर उन समस्याओं के लिए आप बदलाव नहीं ला सकते प्रदेश में, बदलाव भी यही लाएंगे। इसलिए तो वो टीना फैक्टर पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहारियों के पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है। दर्शकों श्रोताओं, टीना फैक्टर मतलब देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है। और दद्दा जो बता रहे हैं उस हिसाब से एक बार फिर से बिहार की जनता इसी फैक्टर के तहत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंपने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या भाजपा नया दांव खेलेगी या क्या होगा, यह दद्दा नहीं बता रहे हैं। यह कह रहे हैं कि यह एक सवाल है। जी, आप कुछ जोड़ रहे थे। मैं सर एक बात जोड़ दूं, हम लोग बिहार से बाहर बैठे हुए जो भाजपा समर्थक हैं, उनको एक बात समझाई गई है या उनको लगता है कि नहीं बिहार में भाजपा बड़ा भाई है और जानबूझ के ज्यादा सीट ले आकर भी नीतीश जी को जो है वो ताज पहना देती है, उनको दूल्हा बना देती है। सर सीटें बेशक भाजपा ज्यादा ले आती है, पर सर मेरा यह अनुभव रहा कि बड़ा भाई तो सचमुच नीतीश कुमार ही। बिहार में जो बड़े भाई की भूमिका है वो नीतीश कुमार के पास ही रहनी चाहिए। सीटें तात्कालिक कारणों से उनकी कम हो जाती हैं, कि जो भी कारण रहे हो, परंतु जो वोट बैंक और जो डेडिकेटेड वोट बैंक सर, जो वफादार, जो एकदम सीमेंट में पक्का, एकदम सीमेंट की तरह जो वोट बैंक नीतीश जी के पास है, और नीतीश जी बिहार के निर्विवाद नेता है, ये आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, उस व्यक्ति पे आज तक परिवारवाद का, जातिवाद का और भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। 20 साल हो गए सर सत्ता के, इस पूरी जातिवादी राजनीति करते हैं, पर अपनी जाति का या अपने परिवार का पोषण कर रहे हो ऐसा कोई आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कुशासन का भी कोई आरोप नहीं है। बिहार अच्छा खासा कुछ एक दो पैरामीटर्स को, सिर्फ एक दो पैरामीटर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो लोगों को यह जान के आश्चर्य होगा, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, कि वो जो सरकारी आंकड़े आते हैं ना, जहां बिहार को हर पैरामीटर में सबसे पीछे दिखाया जाता है, बिहार बहुत सारे पैरामीटर्स में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। सिर्फ सर परसेप्शन की लड़ाई में हार रहा है बिहार। और ये जो पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, ये दो समस्याएं, परसेप्शन, बिहार को अपना परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। बिहारियों ने जानबूझ के अपनी जो दीनहीन विदूषक हैं, कॉमेडी करने वाले, जानबूझ के गंवई हिंदी बोलने वाले, र को ड़ को र बोलने वाले हैं, लोगों का मनोरंजन करने का पात्र बन गए हैं देश में। ये जो परसेप्शन बनाया हुआ है ना, इसको दूर कीजिए। और बिहार आज भी, मैं आपको, देश का अग्रणी राज्य बन चुका है बहुत सारे विषयों। जी, लोगों को आश्चर्य होगा जान के, लोगों को आश्चर्य होगा। दद्दा की चुनौती है, बिहार के बारे में जानिए, बिहार आइए, बिहार को समझिए। लेकिन फिलहाल चुनावी चर्चा यही है, दद्दा का रिजल्ट, कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप लोगों ने भी आलोक वाणी को इतना स्नेह और प्रेम दिया हुआ है। आप जानते हैं कि मैं दद्दा के साथ स्लो जिंदगी पर भी जाता हूँ, बाबा की खड़ी
पर भी जाता हूं और प्रारब्ध पर भी। इन सभी चैनल्स को अपना स्नेह और प्रेम दें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम। हर हर महादेव।